हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विद आरके। ये आज की 20 जनवरी की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स क्लास का रिवीजन है, जिसमें हम उनके 10 करंट अफेयर क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि पानी के नीचे परमाणु क्षमता से लैस ड्रोन हेल 523 का परीक्षण किसने किया है? तो इसका सफल परीक्षण किया है नॉर्थ कोरिया ने जेजू द्वीप के पास। हेल का अर्थ होता है सुनामी, और इससे क्या होने वाला है कि दुश्मन पर जो है छिपकर पानी से हमला करने के लिए इसका यूज करने वाले हैं। और ये पानी के नीचे जो है परमाणु क्षमता से लैस ड्रोन है हेल 523। नेक्स्ट चलते हैं कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 5 नवंबर को। सुनामी के लिए अनिवार्य क्या है? भूकंप। सुनामी का अर्थ होता है कि तट की ओर उठने वाली लहरें। वरुणास्त्र क्या है? हैवी वेट टॉर्पीडो है, पानी की मिसाइल है और ये हमारी स्वदेशी है। नेक्स्ट है आईएनएस विक्रांत क्या है? ये भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, जिसको 2 सितंबर को कोच्चि से लॉन्च किया गया था। गहराई नापने के लिए होता है फेदोमीटर और हाइट नापने के लिए होता है अल्टीमीटर। टाइटैनिक का मलबा देखने गई अभी जो टाइटन पनडुब्बी है वो किस कंपनी ने बनाई थी? ओशन गेट कंपनी ने। समुद्रयान में कौन सी पनडुब्बी का यूज किया गया है? मत्स्य 6000। और इसको लॉन्च करने वाला कौन है समुद्रयान को? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो अभी पीएम मोदी ने 2 काम किए हैं। एक तो बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन जो कि बेंगलुरु में किया है। और ये जो बोइंग है वो यूएसए की कंपनी है और विमानन क्षेत्र में ही कार्य करती है। बोइंग कंपनी का जो यूएसए के बाहर सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट ही रहने वाला है, जो बेंगलुरु में स्टार्ट किया है। और ये विमानन क्षेत्र जो है इसकी अगली पीढ़ी के लिए विमान तैयार करना इसका उद्देश्य है। फिर है एक काम तो ये कर दिया सेंटर का उद्घाटन। दूसरा, इसी के बोइंग सुकन्या कार्यक्रम की शुरुआत की जिसमें महिलाओं की जो विमानन क्षेत्र में भागीदारी को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है कर्नाटक में जो है अभी भैंसों की दौड़ जो होती है कीचड़ में, उसको क्या बोलते हैं? कंबाला प्रतियोगिता। ये पहली बार जो है बेंगलुरु में हुई है। मैसूर का प्रसिद्ध दशहरा त्योहार कौन सा है? नाडा हब्बा। जोग जलप्रपात ये शरावती नदी पर है, इसे गरसप्पा भी बोलते हैं और कर्नाटक में है। कॉफ़ी का पौधा भारत में सबसे पहले कहाँ आया था? बाबा बुदान की पहाड़ी जो कि कर्नाटक में है। और कॉफ़ी उत्पादन में विश्व में फर्स्ट नंबर पर है ब्राज़ील और भारत में फर्स्ट नंबर पर है कर्नाटक। यक्षगान जो है कर्नाटक का प्रमुख नृत्य है। नेक्स्ट है किस राज्य की स्वदेशी खजूर कच्ची खरेक को जीआई टैग मिला है? तो किसको मिला है? गुजरात के राज्य की। अब पहले जीआई टैग की बात करें। अधिनियम आता है 1999 का अधिनियम और 2003 में इसको लागू किया जाता है। जीआई टैग को प्रदान कौन करता है? वाणिज्य उद्योग मंत्रालय और उसके मंत्री कौन है? पीयूष गोयल इनके मंत्री है। पहली बार 2004 में दार्जिलिंग की चाय को मिला था पश्चिम बंगाल की। गुजरात के 2 को जीआई टैग मिला। एक तो पहला फल जिसे गिर केसर आम कहते हैं उसको मिला था और अभी किसको मिला है? खजूर को मिला है। ये दूसरा है कच्ची खरेक जो है खजूर, उसको जीआई टैग मिला है। फिर है शाही लीची कहाँ का है? बिहार का। सी बकथोर्न लद्दाख का। कम्बम अंगूर तमिलनाडु। कारी इशादियाम कर्नाटक के जीआई टैग है। गुजरात से संबंधित एक तो धौलावीरा फेमस है, ये भारत का 40वां विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है। फिर गुजरात का जो माटी कला महोत्सव है वो उत्तरायण और पतंग उत्सव फेमस है। गुजरात में जो है पतंग उत्सव को उत्तरायण कहा जाता है। पतंग उत्सव कहाँ मनाया गया है? अहमदाबाद के अंदर। गुजरात का जो मोढेरा गांव है वो 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव है। और इस बेस्ट टूरिस्ट प्लेस का दर्जा किसे मिला है? भी धोरेड़ा गांव गुजरात। कलारी पनीर का जीआई टैग जम्मू कश्मीर को। चुरपी पनीर का अरुणाचल प्रदेश को। ये याकिनी का पनीर है। फीमेल याक जो है यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में भी 15वें नंबर का गरबा जो है डांस वो शामिल हुआ है। बसोली पेंटिंग का जीआई टैग जम्मू कश्मीर को मिला है। और उस्ता कला ये ऊँट पर जो चित्रकला है उसको उस्ता कला बोलते हैं, बीकानेर को मिला है और बीकानेर की फेमस है। और बीकानेर में क्या हो रहा है? अभी अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफीन केंद्र आईआईसीजी कहाँ लॉन्च हुआ है? आईआईसीजी का मतलब है इंडिया इनोवेशन ग्राफीन सेंटर। इसको केरल कोच्चि में इसकी शुरुआत की गई है। कहाँ पर? मकेर विलेज स्थान पर। इसका शुभारंभ भारत सरकार और केरल सरकार दोनों ने मिलकर किया है। केरल के सीएम कौन है? पिनरई विजयन।
अब ग्राफीन की बात आई तो ग्राफीन होता क्या है? ग्राफीन जो है वो ग्रेफाइट की एक परत है। जैसे कि ये पूरा हमारा है ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट की अगर इसमें से एक परत निकाल लेंगे ये, तो ये बनता है ग्राफीन। अब एक परत है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हल्की है, बल वो मतलब मजबूत नहीं है, मजबूत भी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और हल्की भी है। ठीक है। और कोच्चि इसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। फिर है ग्रेफाइट की बात करें, ये विद्युत का जो सुचालक है। पेंसिल में जो आगे नोक होती है उसमें ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। हीरा जो है वो कुचालक है विद्युत का। अब हीरे का चमकना, ये किसका उदाहरण है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। इसके अन्य उदाहरण मरीचिका और ऑप्टिकल फाइबर। मरीचिका रेगिस्तान में जो पानी का आभास होना। बाजरे का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है? हैदराबाद में। क्रिस्टलीय क्या होता है? जैसे कि हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन, जिनका एक निश्चित आकार होता है उसको बोलते हैं क्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय जैसे कि कोयला है, चारकोल है, जिनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया है? आईपीएस दलजीत सिंह चौधरी को। एसएसबी का मतलब है सशस्त्र सीमा बल। इसकी स्थापना जब 1962 में भारत चीन वॉर हुआ था, भारत चीन के मध्य युद्ध हुआ था, तो 1963 के अंदर नेपाल भूटान की सीमा पर एसएसबी को तैनात किया गया था। इसका ध्येय वाक्य क्या है? सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। इन्होंने मार्गरेट आल्वा को हराया था। महान्यायवादी कौन है भारत के? आर वेंकट रमणी। आर्टिकल 76 में आता है महान्यायवादी के बारे में। ये भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। और जो महान्यायवादी है वो पार्लियामेंट मीटिंग में भाग ले सकता है, बोल भी सकता है, लेकिन मतदान में भाग नहीं ले सकता। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल सामरिया। सीआईएसएफ की पहली महिला हेड कौन है? आईपीएस नीना सिंह। बीएसएफ के प्रमुख कौन है? नितिन अग्रवाल। आईसीजी के हेड कौन है? राकेश पॉल। आईसीजी की स्थापना 1 फरवरी 1977 को होती है। कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गौबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो इसे बोलते हैं स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की प्रतिमा। इसका शुभारंभ आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्वराज मैदान जो है वहाँ पर हुआ है। शुभारंभ किसने किया है? वाईएस जगमोहन रेड्डी ने। फिर है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। कांसे की प्रतिमा है। इसकी जो ऊंचाई है वो 125 फीट तो जो प्रतिमा की है और 81 फीट जो है प्लेटफॉर्म की है। तो कई जगह जो है अलग अलग भी मतलब ऊंचाई मिल सकती है। जैसे कि ये प्लेटफॉर्म है और इसके ऊपर है प्रतिमा, तो इस प्लेटफॉर्म की तो 81 फीट है और इसकी है 125। तो कहीं टोटल करके भी दे सकते हैं और कहीं कोई प्रतिमा ओनली प्रतिमा की हाइट भी दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कि स्टैचू ऑफ नॉलेज, ये कहाँ पर है? लातूर महाराष्ट्र में। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी भारत के बाहर यूएसए के अंदर है। दोनों ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की है। स्टैचू ऑफ वननेस एमपी ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ ट्रस्ट महादेव की है। विश्वास स्वरूपम इसे कहा जाता है। नाथद्वारम है गणेश टेकरी पर। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कैंपगोड़ एयरपोर्ट बेंगलुरु में है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी भारत के अंदर हैदराबाद में है। संत रामानुजाचार्य जी की ये प्रतिमा है। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात करें तो इनकी पत्रिका का नाम आता है मूकनायक पत्रिका। इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का स्थापना की थी और जातियों का अंत इनकी पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 साल बाद भैंसों की लड़ाई मोह जूझ का आयोजन कहाँ हुआ है? तो कहाँ पर हुआ है? असम में। असम का मोरीगांव स्थान है। 9 साल बाद इसको रिस्टार्ट किया है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बैन कर दिया था। अब इसको वापस स्टार्ट किया मोह जूझ को। इसका शुभारंभ हेमंत बिस्वा ने किया, सीएम है वहाँ के। बिहू, दहिंग पटके और गजुत्सवी कहाँ के हैं? असम के फेस्टिवल्स हैं। फिर है जल्लीकट्टू, ये तमिलनाडु का है। इसे पोंगल त्योहार के अंदर जो है सांडों की लड़ाई होती है। कनुमा, अभी मवेशियों की पूजा की जाती है, तेलंगाना के अंदर है। दहिंग पटकई भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है और फेस्टिवल भी है असम का। थाईपुसम तमिलनाडु में का है, भगवान मुरुगन के लिए है। इन कार्तिकेय कहा जाता है और पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं और यहाँ पे जैसे मुंह में से जो है सुई को ऐसे आर पार कर लिया जाता है। गुब्बारा फेस्टिवल जिसे बलून फेस्टिवल कहा जाता है, कोयम्बटूर तमिलनाडु का है और कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम चट्टान परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? आर्टिफिशियल रॉक प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन हुआ है बीजिंगम केरल के अंदर। बीजिंगम केरल के अंदर मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए
शुभारंभ किया पुरुषोत्तम रूपाला ने, पशुपालन मंत्री है। पानी में मनुष्य जो है फूलों की आकार की चट्टान बनाएगा, जिससे कि मछलियां वहां पर कलेक्ट हो सकती है और इससे उत्पादन बढ़ेगा। इसमें अगर अपन रेशियो की बात करें तो इसमें योगदान 60%, 60 केंद्र का और 40 जो है राज्य का है। स्टडी ऑफ रॉक्स क्या कहा जाता है? पेट्रोलॉजी। चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी। ज्वालामुखी की क्रिया से कौन सी चट्टान का निर्माण होता है? आग्नेय चट्टान, जिसे प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है। परतदार चट्टान जो है ये सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है। अवसादी चट्टान जिसे बोलते हैं सर्वाधिक जीवाश्म से पाए जाते हैं। फिर है बैसाल चट्टान से टूटने से कौन सी मृदा बनती है? काली मृदा। साउथ इंडिया में इसे रागुर कहा जाता है। कपास की खेती के लिए अच्छी होती है और उसका जो काला रंग है वो टिटेनिफेरस के कारण होता है। ग्रेनाइट का जो रूपांतरण होता है नीस में, और नीस का होता है सिस्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च हुआ है? तो सबसे पहले बात करें MPLADS। MPLADS क्या होता है? एम का मतलब MP मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। इसके प्रशासन के लिए जो है पेपरलेस करने के लिए ई-साक्षी ऐप जो है इसको लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? मॉस्पी के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। फिर MPLADS की स्थापना 1993 में होती है। इसमें क्या होता है कि हर सांसद को जो अपने क्षेत्र के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। और ये जो नॉन लैप्सेबल फंड है, मतलब कि अगर ये पैसा खर्च नहीं होगा तो उसमें अगले साल जो इसका यूज़ कर लिया जाएगा, इसलिए नॉन लैप्सेबल फंड है, मतलब कि वो वेस्ट नहीं जाएगा। अब पैसा खर्च कहाँ पर करना है? अगर कोई व्यक्ति जो है MP है लोकसभा से, तो वो उसका जो लोकसभा क्षेत्र है वहीं पर वो पैसा खर्च कर सकता है। राज्यसभा से MP है तो उन्हें राज्य में खर्च कर सकता है। लेकिन अगर कोई राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत MP है तो वो पूरे भारतवर्ष में कहीं भी उस पैसे का यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट है कि नए संसद भवन का जो उद्घाटन है कब हुआ था? 28 मई को 2023 वीर सावरकर की जयंती पर। मंत्रियों की संख्या 15% होनी चाहिए। ये 91 जो संविधान संशोधन उसके तहत कहा गया है। और दिल्ली में कितनी है? 10%। PM ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को होती है। मिशन इंद्रधनुष जो है 25 दिसंबर 2014 को चलाया गया था वैक्सीनेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोचिंग संस्थानों के लिए गाइडलाइंस किसने जारी की है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जो है इसको जारी किया है। अब गाइडलाइंस के अंदर क्या है? पहली बात तो कि जिन भी बच्चों की उम्र जो 16 वर्ष से कम है उन बच्चों को जो है कोचिंग एनरोलमेंट नहीं कर सकता। दूसरा है कि कोचिंग जो है कोई भी भ्रामक वादा नहीं करेगा जिससे जो विद्यार्थी भटके। तीसरा है कि कोचिंग जो है कोई भी गारंटी नहीं देगा, कोई भी सिलेक्शन की हम सिलेक्शन करा देंगे, कोई भी अच्छी रैंक की या अच्छे अंक की जो है गारंटी नहीं देगा। फिर है कि कोई भी अपराध में दोषी, अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी अपराध में दोषी है तो उसको जो है कोचिंग वाले उसमें अध्यापक नियुक्त नहीं कर सकते। और जो भी कोचिंग के अंदर टीचर है, जो भी ट्यूटर है, उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है कम से कम वो ग्रेजुएट तो होना चाहिए। फिर एक कोचिंग जो है वो मेंटल हेल्थ पर काम करेगा, वो एक साइकोलॉजिस्ट रखेगा, उसके बाद ही काउंसलिंग के बाद ही वो एडमिशन देगा। और जो हमने कोचिंग्स जो हैं वो कितने समय में कोर्स पूरा करवाएंगी, उसकी फ़ीस क्या होगी, उसका सिलेबस क्या होगा, ये सब कुछ उनको वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। और यदि बच्चा जो है बीच में उस कोचिंग को छोड़ता है तो सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको बीच में कोचिंग छोड़नी पड़ती है, तो वो जो है उसकी फ़ीस वापस करेगा। फिर यदि गाइडलाइंस को अगर फॉलो नहीं किया जाता है तो 1 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा और कोचिंग का जो पंजीकरण है वो भी रद्द कर दिया जाएगा। तो ये था आज की कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।